अच्छा, तो आज हम सिमेट्री ग्रुप की माली साल 2026 की पहली सहमाही की रिपोर्ट का जायजा ले रहे हैं। ये 30 सितंबर 2025 को खत्म हुई। तो शुरू करने के लिए सिमेट्री ग्रुप है क्या? सादा लफ्जों में अगर समझाया जाए। देखिए, ये एक डिजिटल टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस कंपनी है। अच्छा। बुनियादी तौर पर अगर कोई ब्रांड डिजिटलाइज होना चाहता है तो वो सिमेट्री ग्रुप के पास जाता है। पेरेंट कंपनी है सिमेट्री ग्रुप लिमिटेड और उसके नीचे उसकी सब्सिडरीज हैं, जैसे सिमेट्री डिजिटल, एरिस डिजिटल। और एक जो शारजा यूएई में है, सिमेट्री ग्रुप ईमिया एफजेडसी। सही। अब आते हैं असल कहानी पर। हर कंपनी अपनी रिपोर्ट में एक कहानी सुनाती है ना? बिल्कुल। तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट जो उनका ऑफिशियल बयानिया है, उसके मुताबिक तो सब कुछ बेहतरीन जा रहा है। रिपोर्ट तो यही कहती है। वो कहते हैं कि ग्रुप ने खुद को पाकिस्तान के मारूफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप्स में से एक के तौर पर मुस्तहकम कर लिया। और वो इसे आदाद शुमार से साबित करने की कोशिश भी करते हैं। कैसे? वो कहते हैं कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स के बावजूद, यानी महंगाई के दबाव के बावजूद, उनकी आमदनी और टैक्स के बाद मुनाफा दोनों पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में बढ़े हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प अदद है जिस पर उन्होंने खास जोर दिया है। कुल आमदनी का 55.80% बरामदात से आया है। जी, ये बहुत अहम नुक्ता है। यानी आधे से ज्यादा पैसा वो मुल्क से बाहर से कमा रहे हैं। उनकी जो सब्सिडरीज हैं, सिमेट्री डिजिटल और आइरिस डिजिटल, उन्होंने बैंकिंग, एफएमसीजी और टेलीकॉम जैसे बड़े सेक्टर्स में क्लाइंट्स को खदमात दी। और उनका एक प्रोडक्ट है इन्फ्लुएंस सेंस। हाँ, वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाला। जी, उसने भी मार्केट में अपनी पोजीशन बेहतर की है। और बरामदात वाली बात को आगे बढ़ाते हुए रिपोर्ट में खास तौर पर मशरिक वुस्ता यानी मेना रीजन का जिक्र है। बिल्कुल, जहां उनकी खिदमात ने हौसला अफजा रफ्तार दिखाई है। तो ये सब उनके एक इलाकाई डिजिटल पावर हाउस बनने के विजन से जुड़ता है। जी। तो ये तो वो कहानी है जो कंपनी हमें सुनाना चाहती है। बहुत मुस्बत, बहुत हौसला अफजा। कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन क्या नंबर्स भी यही कहानी सुनाते हैं? क्योंकि असल इम्तिहान तो वहीं होता है। यही मेरा अगला सवाल। आइए अब इन नंबर्स को खोलते हैं और देखते हैं कि उनमें क्या छुपा है। ठीक है, सबसे पहले मजमूई यानी कंसोलिडेटेड नताइज को देखते हैं जो पूरे ग्रुप की कारकर्दगी दिखाते हैं। तो नेट रेवेन्यू यानी खालिस आमदनी पिछले साल के 179 मिलियन रुपए के मुकाबले में इस साल 188 मिलियन रुपए है। अब मौजूदा हालात में 5% इजाफा महंगाई को शायद ही मात दे रहा हो, लेकिन फिर भी ये इजाफा है। ग्रॉस प्रॉफिट यानी मजमूई मुनाफा तकरीबन 111 मिलियन रुपए पर बिल्कुल फ्लैट है। इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। एक मिनट, आमदनी 5% बढ़ी, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट वहीं का वहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जो भी इजाफी रेवेन्यू आया, उसे कमाने की लागत भी साथ ही बढ़ गई। यानी इनकी सर्विसेज की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। अच्छा। लेकिन असल खतरे की घंटी अगले नंबर में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कंपनी के बुनियादी कामों से हासिल होने वाला मुनाफा है, उसमें 16% की कमी आई है। 16%? जी, ये 58 मिलियन से कम होकर 49 मिलियन रुपए रह गया है। मतलब कंपनी को चलाने के खर्चे, जैसे इंतजामी और फरोख्त के अखराजात, वो आमदनी से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़े। ये तो अच्छी तस्वीर पेश नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं। ये वाज़े तौर पर दिखाता है कि कंपनी के कोर ऑपरेशंस पर दबाव है। लेकिन यहाँ कहानी में एक और मोड़ आता है। वो क्या? इन सब के बावजूद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी टैक्स के बाद हतमी मुनाफा 14% बढ़ गया है, जो 41.3 मिलियन से 46.9 मिलियन हो गया। और इसी तरह फी शेयर आमदनी EPS भी 14% बढ़ी है। बुनियादी ऑपरेशंस का मुनाफा 16% गिर रहा है, लेकिन फाइनल मुनाफा 14% बढ़ रहा है। ये हिसाब मेरी समझ से बाहर है। और इसका जवाब हमें इंडिविजुअल कंपनी के नताइज में मिलता है। अच्छा। ये तो पूरे ग्रुप की कहानी थी। अब अगर हम सिर्फ पेरेंट कंपनी यानी सिमेट्री ग्रुप लिमिटेड के अनकंसोलिडेटेड नताइज देखें, तो तस्वीर और भी ड्रामेटिक हो जाती है। अच्छा, पेरेंट कंपनी की नेट रेवेन्यू में 15% की कमी हुई है। कमी? जी, कमी। ये 125 मिलियन से कम होकर 107 मिलियन पर आ गई और इसका ऑपरेटिंग मुनाफा 25% गिरा है। 25%? जी, जो 30.4 मिलियन से गिरकर 22.7 मिलियन रह गया। ये बहुत बड़ी कमी है। लेकिन मुझे अंदाजा है कि यहाँ भी फाइनल मुनाफा बड़ा होगा। आप बिल्कुल सही समझें। हैरत अंगेज तौर पर यहाँ भी टैक्स के बाद मुनाफे में 14% का इजाफा हुआ। आमदनी 15% कम
ऑपरेटिंग मुनाफा 25% कम, लेकिन हतमी मुनाफा 14% ज्यादा। ये तो कोई मालियाती जादूगरी लग रही है। इस जादू का राज अदर इनकम यानी दीगर आमदनी के खाने में छुपा है। अच्छा, इस सहमाही में पेरेंट कंपनी की अदर इनकम में नुमाया इजाफा हुआ और उसकी सबसे बड़ी वजह थी प्रॉपर्टी और आलात की फरोख्त पर हासिल होने वाला मुनाफा, जो तकरीबन 8 मिलियन रुपए था। ओह। इसके साथ साथ उनके मालियाती अखराजात यानी फाइनेंस कॉस्ट्स भी कम हुए। तो एक मिनट, इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी ने अपना कोई असासा ना बेचा होता तो उनका मुनाफा दरअसल 14% बढ़ने के बजाय काफी कम हो जाता। ये तो ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि मेरी तनख्वाह बढ़ गई है, लेकिन असल में उसने अपनी गाड़ी बेची हो। ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। ऑपरेटिंग मुनाफा जो तकरीबन 7.7 मिलियन की कमी हुई थी, उसे इस 8 मिलियन की इजाफी आमदनी ने न सिर्फ बराबर किया बल्कि थोड़ा ऊपर भी ले गई। तो ये मुनाफा बुनियादी काम से नहीं आया। नहीं, ये कंपनी के बुनियादी काम यानी डिजिटल खिदमात से नहीं आया, बल्कि एक वन ऑफ इवेंट से आया है। ये एक पायदार मुनाफा नहीं है। तो जो तस्वीर डायरेक्टर्स रिपोर्ट में दिखाई जा रही थी, असल आदादो-शुमार उससे बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी सुना रहे हैं। बिल्कुल। ग्रुप की सतह पर मुनाफा का इजाफा भी शायद झेली कंपनियों की बेहतर कारकर्दगी या इसी तरह की अदर इनकम की वजह से है, जबकि पेरेंट कंपनी के कोर ऑपरेशंस वाज़े तौर पर मुश्किलात का शिकार हैं। जी, और जब हम कहते हैं कि इंतज़ामी अखराजात बड़े हैं, तो इस पर एक और ज़ाविये से भी सोचा जा सकता है। वो क्या? ये मुमकिन है कि ये अखराजात मुत्तहिदा अरब इमारात में तौसी की वजह से बड़े हों। अगर ये मुस्तकबिल के लिए एक सरमायाकारी है जो बाद में मुनाफा देगी, तो शायद ये इतनी बुरी बात ना हो। लेकिन अगर ये सिर्फ रोज़मर्रा के अखराजात में इजाफा है, तो ये एक तशवीशनाक रुझान है और रिपोर्ट में इसकी वजाहत नहीं की गई। ये एक अहम नुक्ता है। तो इन सब का मतलब क्या है मुस्तकबिल के लिए? कंपनी के मंसूबे तो बहुत पुराजीम लग रहे हैं। जी, मंसूबे तो हैं। वो सेस पर मबनी प्रोडक्ट्स जैसे कार्ट साइट और इन्फ्लुएंस सेंस को बढ़ाना चाहते हैं, मुत्तहिदा अरब इमारात और जीसीसी मार्केट्स में, और अपनी तमाम कारोबारी इकाइयों में एआई की सलाहियतों को बढ़ाना चाहते हैं। मंसूबे बहुत अच्छे हैं। लेकिन सवाल तो फिर वही है। सवाल ये है कि क्या इनके पास इन मंसूबों को पूरा करने के लिए एक मजबूत और मुनाफा बख्श बुनियादी कारोबार है? अभी के आदात और शुमार तो यही बताते हैं कि उनके कोर बिजनेस को कैश पैदा करने में मुश्किल हो रही है। तो इससे इन मंसूबों पर अमल दरामद का रिस्क बढ़ जाता है। बिल्कुल। कंपनी की तारीख रही है कि वो मुख्तलिफ कंपनियों के साथ नए और तजदीद शुदा मुआहदों के बारे में खबरें शेयर करती है, लेकिन ये किताबों में जाहिर नहीं होता। ये तो एक बहुत संगीन बात है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हो सकता है कि अवामी ऐलानात और असल मालियाती नताइज के दरमियान एक फ़र्क हो सकता है। ये खाली ऐलानात का मसला सिर्फ इसी कंपनी का नहीं है। अच्छा। टेक इंडस्ट्री में अक्सर ऐसा होता है कि किसी कंपनी के साथ सिर्फ एक मुफाहमत की यादाश्त यानी MOU साइन होने पर भी बड़ी खबर बना दी जाती है, जबकि असल मुआहदा और उससे आने वाली आमदनी महीनों या कभी-कभी सालों दूर होती है। तो इसका मतलब है कि एक सरमायाकार या तज्जियाकार को सिर्फ प्रेस रिलीज या खबरों पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। हरगिज नहीं। ये नोट इस बात पर जोर देता है कि किसी भी तज्जियाकार के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि वो असल मालियाती नताइज का इंतज़ार करे और उनका गहराई से तज्जिया करें। ऐलानात और नताइज में फ़र्क है। बिल्कुल। ऐलानात इरादे जाहिर करते हैं, नताइज नहीं, और जैसा कि हमने देखा सिमेट्री के मामले में नताइज एक बहुत पेचीदा कहानी सुनाते हैं। तो अगर हम आज की गुफ्तगू का खुलासा करें तो सिमेट्री ग्रुप की पहली तिमाही की रिपोर्ट एक मिली-जुली तस्वीर पेश करती है। जी, बहुत मिली-जुली। सतह पर, खास तौर पर डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। मुनाफे में इजाफा, बरामदात में इजाफा। लेकिन जब हम इस प्याज की परतें उतारते हैं तो पता चलता है कि ग्रुप की सतह पर ऑपरेटिंग मुनाफा कम हो रहा है और पेरेंट कंपनी की सतह पर तो बुनियादी कारोबार में वाज़े कमी है। और जो मुनाफा नजर आ रहा है वो भी पायदार ऑपरेशंस की वजह से नहीं है। जी, वो बुनियादी तौर पर एक बार के असासों की फरोख्त की वजह से है, ना कि पायदार ऑपरेशंस की वजह से। तो अहम नुक्ता ये है कि हमेशा सतह के नीचे देखना जरूरी है, सिर्फ शहद सुर्खियों पर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। मजमुई और गैर मजमुई नताइज के दरमियान फ़र्क और मुनाफे के पीछे असल अवामिल क्या हैं? क्या वो कोर ऑपरेशंस हैं या वन ऑफ इवेंट्स? ये सब मिलकर एक ज़्यादा वाज़ेह तस्वीर बनाते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमेशा सवाल पूछें, शो मी द मनी, यानी ये मुनाफा आया कहाँ से? बिल्कुल। आखिर में एक सोचने की बात छोड़कर जाते हैं। जी।
रिपोर्ट के मुताबिक कल आमदनी का तकरीबन 56% बरामदात से आया और कंपनी मुत्तहिदा अरब इमारात और जीसीसी मार्केट्स में तेजी से फैल रही है। तो गौरतलब सवाल ये है कि आने वाले सालों में मुकामी और बरामदी आमदनी का ये तवाज़ुन कैसे तब्दील होगा? क्या वो बैनुल-अक़वामी मार्केट के बड़े मौक़े से फ़ायदा उठाकर एक हकीकी इलाकाई पावर हाउस बन पाएंगे? या फिर बैनुल-अक़वामी तौसीक़ के अखराजात और चैलेंजेस उनके पहले से दबाव के शिकार मुनाफे को मज़ीद कम कर देंगे? यही वो स्ट्रेटेजिक दाव है जिसका नतीजा आने वाला वक्त ही बताएगा।